Good afternoon, student. This is the third part of the chapter liberalization, privatization and globalization. आपके सिलेबस में उसको 1991 पॉलिसी के नाम से दिया गया है और ये थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी के अनुसार है और सीबीएसई के अनुसार अगर आप सिलेबस में बात करते हो तो यूनिट 2, एनसीईआरटी से बात करते हो चैप्टर थर्ड, और इन सभी थर्ड पार्ट में हम देख रहे हैं चैप्टर थर्ड का थर्ड पार्ट। इसे हमने पहला और सेकंड पार्ट में देखा। पहले पार्ट में हमने न्यू पॉलिसी के बारे में जानकारी ली, सेकंड पार्ट में हमने लिबरलाइजेशन और उसके तहत की होने वाली एम्पावरमेंट के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कौन सा है? प्राइवेटाइजेशन। हमने इससे पहले लिबरलाइजेशन देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके क्या क्या लिबरलाइजेशन में इंप्रूवमेंट हुआ, इन तमाम चीजों के बारे में हमने जानकारी ली है। अब हम पढ़ना है प्राइवेटाइजेशन। आप जानते हैं कि अभी अभी हाल ही में इंडियन जो 21 गवर्नमेंट कंपनियां थी, जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज थी, वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, उसको प्राइवेट के हाथों में रिलायंस और टाटा समूह को बेच दिया गया। उसमें 21 कंपनियां उसमें थी जो में लाखों लोग जॉब करते थे, अब वो नहीं रहे। बीएसएनएल भी अब रिलायंस जियो के हाथ में देने की चर्चा चल रही है। आप देखते हैं आपने टाटा एंड स्टील कंपनी जो थी, स्टील कंपनी इंडिया की जो थी सेल SAIL, वो भी कंपनी अब टाटा एंड स्टील कंपनी को देने की बात कह रहे हैं, बैंकों को बेचने की बात कह रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? इससे कहते क्या है कि अब सब, जैसे बैंकों को मर्जर किया है, मर्जर के बाद उसको किसी प्राइवेट हाथ में दे दिया, जैसे LIC का कुछ पार्ट बेच दिया गया है। जैसे आपको मालूम है कि MTNL, BSNL, इनको भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही है। HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉन्कर जो रेलवे की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है, सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी, उसको भी बेचने की तैयारी में गवर्नमेंट है। मतलब ये हो क्या रहा है? ये क्या अंतर है? इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। मतलब क्या होता है कि ओनरशिप, गवर्नमेंट ओनरशिप ट्रांसफर टू इंडिविजुअल पर्सन, government ownership transfer to individual person, it is called a privatization। definition आपके स्क्रीन पर है, प्लीज देखिए। is the process of involvement private sector is ownership operation of the state owned enterprise। जो एंटरप्राइज है, जो कंपनियां है, उसकी खुद की ओनरशिप प्राइवेट के हाथ में देना। अब उसकी प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन में नो मार्केट रिस्क बाय टेकन बाय गवर्नमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट टेकन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट या उसमें हस्तांतरण करना हो तो उसके लिए वो हस्तक्षेप नहीं करती है, उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करती है। वो पूरा की पूरा जिम्मा प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर में दिया जाता है। उसे मतलब ट्रांसफर ओनरशिप, गवर्नमेंट ट्रांसफर ओनरशिप टू प्राइवेट सेक्टर। 3 वर्ड याद रखना, ट्रांसफर ओनरशिप टू प्राइवेट सेक्टर, ट्रांसफर गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज टू द प्राइवेट। ओके, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर, उसको देना, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ओके, दूसरी एक डेफिनेशन आती है डिसइन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हाल ही में कॉन्कर का 20% डिसइन्वेस्टमेंट करने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की वहां पे 100% ओनरशिप थी, अब उस ओनरशिप को कम करके 20% ओनरशिप प्राइवेट के हाथ में, रिलायंस के हाथ में देने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। तो मतलब 20% को बेचना और 80% खुद की तरफ रखना, इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब कंप्लीट ओनरशिप, कंप्लीट ओनरशिप,
complete ownership transfer to private sector. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब पार्शियल ओनरशिप ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर. समझ में आ रही है दो शब्द? कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन. पार्शियल ओनरशिप ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल पार्ट transfer to private sector, it is called of disinvestment. So दो concept समझ में, privatization is a 100% ownership transfer to private sector and disinvestment is a partial ownership transfer to private sector. It is referred to situation government sell all the sale of a part of share capital of PSU. PSU को full form public sector undertaking to be the private investor. हमें क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन करना तो है, लेकिन किन इंडस्ट्री का करें? इसके लिए क्या करना है कि कुछ इंडस्ट्री जो इंडिया में प्रॉफिटेबल थी उसको हमने कैटेगरीज किया, और कैटेगरीज करने के बाद हमने उसको नवरत्न नाम दिया गया. आपको मालूम है नवरत्न सम्राट अकबर के दरबार में खोआ करती थी. अब वो इंडिया में नवरत्न पॉलिसी लाई गई, उसमें 9 कैटेगरीज को बिजनेस जो था वो 9 कैटेगरी में डिवाइडेड करके उसको नाम दिया गया और उस कंपनी को दर्जा दिया गया नवरत्न. और उनमें से भी 4 जो थी महारत्न थी, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल पाने वाली कंपनियां थी जो पब्लिक सेक्टर में थी. कौन सी कंपनियां थी? 1966 में नवरत्न पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन 1991 में उसको प्राइवेटाइज करने की बात कही गई थी. ओके, नाउ क्या थी? इन 1966 द improve the efficiency and use of the professionalism enable PSU complete effectively market and government awarded status of नवरत्न. क्या थी? IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IPCL, इंडिया पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो भोपाल में एक उसकी शाखा है, भेल, नेशनल थर्मल NTPC जो 10th में आपने पढ़ा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एंड विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL जो ऑलरेडी अब TSNL बन गई, टाटा संचार निगम लिमिटेड बनी है, जो पहले VSNL थी. 100% कंपनी अब टाटा को बेच दी गई है, जो विदेश संचार निगम लिमिटेड था. मतलब ये BSNL के अलग पार्ट है, पूरी वर्ल्ड में उसका जो कनेक्टिविटी लाने का काम जो था BSNL था, और उसको टाटा ने खरीद लिया है. तो ये इंडिया के पार्ट है, और ये 9 की 9 कंपनियां अब गवर्नमेंट बेचना चाहती है. ये नवरत्न पॉलिसी को नहीं, और ये 9 की 9 कंपनियां अब निर्मला जी सीतारामन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जब कोविड-19 का जो हाल ही में चल रहा था उसमें 9 की 9 कंपनियां बेचने की बात कही है. देश की प्रॉपर्टी दूसरों के हाथ में देने की बात कही गई है. इसी को हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं. जैसे हाल ही में BPCL बेचा गया, HPCL बेचा गया, ONGC को बेचने के लिए तैयार है. ये सारी चीजें, कोल इंडिया जो बहुत बड़ी महारत्न कंपनी थी उसको भी बेच दिया गया. ग्लोबलाइजेशन, हम प्राइवेटाइजेशन के बाद देखते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? कॉन्सेप्ट समझो. ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग ओपननेस, growing economic independence and promoting economic integration. क्या करना है? Independence and promoting economic integration in the world economy. It is an extension of liberalization and privatization.
लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का जो थर्ड पार्ट है, आगे वाली जो थर्ड स्टेज है, उस थर्ड स्टेज को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का बहुत क्लियर मैसेज है। ग्लोबलाइजेशन में भी डिफाइन एज ए प्रोसेस, क्या होता है, एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, growing economic independence, promoting economic integration in the world economy। अगर आप एक वर्ड में समझना चाहते हैं तो एक वर्ड में बताता हूं, ग्लोबलाइजेशन में यूर इकोनॉमी टू कनेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी। अपनी देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जब जोड़ी जाती है, कंपैरेटिव की जाती है, कंपटीशन की जाता है, फाइट की जाती है, उन सभी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसमें ओपननेस आता है, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आता है, प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन आपके समझ में आई होगी। ग्लोबलाइजेशन में भी डिफाइन एज अ प्रोसेस, काय का प्रोसेस, एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग ओपननेस। तीन चीजें याद रखना, इंक्रीजिंग ओपननेस मतलब हमारी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी वो पूरी तरह से आजाद हो, ओपन को, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जो हमारा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, जो प्राइवेटाइजेशन है, उसको पूरी तरह से बढ़ावा देना, एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, हम दुनिया की इकोनॉमी के साथ जुड़ना। इन तीन बातों को अगर मिलाया जाए तो हम उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। एक और कॉन्सेप्ट आती है, आपको पता है, आउटसोर्सिंग। बीपीओ नाम सुना है, जो खासकर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ। ये आउटसोर्सिंग होता क्या है, आपको पता है, कोई बता सकता है आउटसोर्सिंग कंसेप्ट क्या है? आपने पढ़ा होगा कि आउटसोर्सिंग इज रेफर टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू पेनिट्रेट इन द लोकल मार्केट। जैसे आप देखते हो कि एयरटेल गए, व्हाट्सएप की अपनी ऑफिस है, फेसबक का अपना ब्रांच है, तो ये सब चीजें जो अपने अपने ऑफिस डेवलप करती है। जैसे आपको भी मोबाइल के बारे में, जैसे आपने किसी कंपनी का मोबाइल खरीदा तो उसका जो सर्विसिंग सेंटर है, वो सर्विसिंग सेंटर भी क्या कहलाता है, आउटसोर्सिंग कहलाता है। मतलब जो भी चीजें आपको ग्राहकों के पास फैसिलिटी पहुंचाने के लिए, और ये आउटसोर्सिंग इज कंप्लीटली इंक्लूड बाय द सर्विस सेक्टर। ये आउटसोर्सिंग सर्विस सेक्टर से ही आता है। तो क्या इंडिया एक एमर्जिंग इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बना है? अब पता है 135 करोड़ के देश की आबादी हो, वो देश में आउटसोर्सिंग एक डेस्टिनेशन बनना तो पॉसिबल है, क्योंकि वर्ल्ड में दो ही देशों के पास आबादी है, एक तो चाइना के पास 150 करोड़ और भारत के पास 135 करोड़। नेक्स्ट ईयर तो हम नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। तो क्या इंडिया एक आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बना है? इसके लिए हमें बात करनी है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, जरा देख लीजिए। इंडिया इज एमर्जिंग एज अ इंपोर्टेड डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। कैसे बना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 5 चीजें आती है। एक, easy availability of cheap labor. Wage rate in India are comparatively lower than those in the developed countries. दूसरे देशों की तुलना में इंडिया में लेबर सस्ते दामों पर अवेलेबल होते गए, चीप लेबर अवेलेबल होते, वो भी स्किल लेबर बहुत कम दामों पे काम करने के लिए तैयार है। इसका मेन रीजन है पॉपुलेशन इज वेरी हाई। India has a fairly responsible degree of skill and technique. इंडिया में जो स्किल एंड टेक्निक का जो एजुकेशन कॉस्ट है वो हर देश की कॉस्ट से बहुत कम आता है। इंडिया हैज अ फेयर इंटरनेशनल वर्दीनेस एंड क्रेडिटेबिलिटी। एक बहुत बड़ी बात कह रहा है, इंडिया इज इमर्जिंग एज अ इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग बना है। तो क्या रीजन हो सकता है? 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो बी केयरफुल। ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं जो आपके स्क्रीन पर है। एक, easy availability of cheap labor. Wage rates in India was comparatively lower than these developed countries. India's have the fairly responsible degrees
एंड स्किल एंड टेक्निक, जो डिग्री लेने के लिए जो लगता है वो हमारे पास बहुत कम पैसे लगता है, कम पैसों में डिग्री मिल जाती है, एजुकेशन का कॉस्ट भी कम है। इंडिया हैज अ फेयर इंटरनेशनल वर्दीनेस एंड क्रेडिटेबिलिटी। इंडिया की फिलहाल जो इंटरनेशनल मार्केट है वो क्रेडिट है, बहुत ज़्यादा इंडिया की वर्थ है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें आउट स्टेशन डेस्टिनेशन बनने में हमें हेल्प कारगर सिद्ध हुआ है। इंडिया इज अ वर्जिन मार्केट एंड फिनिश गुड एंड सर्विस। इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है, चाइना के बाद इंडिया ही दूसरे नंबर पे आती है, जो सबसे बड़ी मार्केट है, जहां पे मिडिल क्लास हाईली इमर्जिंग हो चुका है, जिसकी अपनी डिमांड है, और इस डिमांड के चलते पूरी इंडिया एक मार्केट में फल फूल रहा है। तो इसलिए चाइना, अमेरिका, रशिया, जितने भी कंट्रीज है वो सारे देश के साथ व्यापार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया इज great destination available of the trade. The democratic political environment in India provided stable and secure environment. 1991 के बाद आउटसोर्सिंग के लिए इंडिया एक बेस्ट डेस्टिनेशन बना है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो बहुत लंबे अरसे से रही है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसे 60 साल तक कांग्रेस एक ही पक्ष का सत्ता रही, इसके लिए वो आउटसोर्सिंग के लिए जो प्रोसेस क्रिएट होनी थी वो बहुत अच्छे से प्रोसेस क्रिएट हुई, और स्टेबल एंड सिक्योर एनवायरनमेंट यहाँ देश में मिला। इसी वजह से इंडिया एक वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट एमर्जिंग डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग बना है। इजी टू अबंडेंट लेवल ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया इतना वाइड कंट्री है, अगर इंडिया की बात करते तो वर्ल्ड में 7वें नंबर पे इंडिया पूरी तरह से बड़ा देश आता है, और इंडिया के पास रॉ मटेरियल अबंडेंट मात्रा में अवेलेबल है, जो दूसरे देशों के पास नहीं है। ये तमाम चीजें जो इंडिया को एमर्जिंग डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री बनाने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा WTO के साथ क्या रिलेशन है। आप बता सकते हो WTO फुल फॉर्म मालूम? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनाया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन फ्री ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केट और व्यापारियों के लेन देन पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए WTO को बनाया गया, और इंडिया WTO का संस्थात्मक मेंबर है। 1995 में इंडिया से WTO में इंडिया जुड़ गया था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन सेट अप और प्रमोट फ्री ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट। जो मार्केट है जिसके रूल एंड रेगुलेशन बनाने के, इंटरनेशनल मार्केट के रूल एंड रेगुलेशन और उसकी पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए भी WTO का काम होता है। इंडिया इसमें एक पार्टिसिपेंट मेंबर है। लेकिन जब इंडिया पार्टिसिपेट हुआ तो क्या क्या इंडिया को बेनिफिट मिला, जरा उनके बारे में बात करते हैं। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। बेनिफिट टू बी ए मेंबर ऑफ WTO, इंडिया एक्सपीरियंस 10। ऐसे 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ओपन अप न्यू एवेन्यूज ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट। सबसे पहला काम क्या हुआ कि WTO में मेंबरशिप बनने के बाद 195 कंट्री से हम व्यापार करने के लिए एक रूल एंड टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आजाद हो गए, और हम 195 देशों से व्यापार WTO के अंतर्गत कर सकते थे। एक बहुत बड़ा चेंजेस हमारे इंडिया में हुआ। ये पहला बेनिफिट हुआ। ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट ड्यू टू द एंड टू क्वाटा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। हम क्या करते थे कि बाहर के देशों में कितना भेजना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है, कोटा रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन 1991 की पॉलिसी के बाद हमने 1995 में हमने WTO का मेंबरशिप लिया, और उस मेंबरशिप के तहत हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा। इससे हमारे देश का एक्सपोर्ट वॉल्यूम बहुत तेजी के साथ बढ़ा। इंडिया राइज ऑफ export of agriculture product due to agreed education, reduction in agriculture subsidies in development countries.
तीसरा बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि क्या होता था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में सब्सिडी देनी है कि नहीं देनी है। अगर हम WTO के मेंबर नहीं होते हैं तो हमें बाहर की जो हाईएस्ट कंट्री है, उच्च कंट्री है, उसके रिकॉर्डिंग काम करना पड़ता। लेकिन WTO के नियम के अनुसार हम अपने फार्मर्स को सब्सिडी दे सकते हैं, उसको रियायत दे सकते हैं, उसके गुड्स को, प्राइस को क्लियर कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जो होती है इसका बेनिफिट इंडिया को सीधा सीधा मिला। और इंडियन एक्सपेरिमेंट्स एक्सपोर्ट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ड्यू टू द ग्रेट रिडक्शन इन एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन डेवलपमेंट कंट्रीज। इंडिया के लिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है वो तो कंटिन्यू रही, लेकिन बाहर के देशों के लिए मात्र एग्रीकल्चर जो सब्सिडी दी जाती थी उसको पूरी तरह से रिड्यूस होना पड़ा और हमें नियम के अनुसार पूरी तरह से छूट मिला। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द थर्ड बेनिफिट ऑफ द गेट इंडिया टू मेंबरशिप ऑफ WTO. India got the equal opportunity as the developing countries. Simultaneously, India experienced a stronger bargaining power collectively along with the developing countries. India got equal opportunity for other developing countries. इंडिया के लिए एक बहुत इक्वल अपॉर्चुनिटी बना। पहले जो WTO के मेंबर नहीं थे तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, क्योंकि एक तो रशिया के साथ ट्रेड करो या अमेरिका के साथ ट्रेड करो, तो दोनों में तो ऑप्शन अपने पास था ही नहीं, तो दोनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन चॉइस करना पड़ता था। पर WTO का मेंबर होने की वजह से अब वो ऑप्शन चुनने की चॉइस से हमें जरूरत महसूस नहीं हुई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, बेनिफिट टू बी अ मेंबर ऑफ WTO, India's experience, 4 टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। हमें इंडियन एक्सपोर्ट के लिए पूरे वर्ल्ड की मार्केट खुल गई, हमारे एक्सपोर्ट का वैल्यूम बढ़ा, हमें एग्रीकल्चर पर जो सब्सिडी देनी थी वो पूरी तरह से बरकरार है, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सस्ते हुए और बाहर के देशों में बेचने के लिए आसान हुए। एंड इंडिया गॉट इक्वल पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिली। दिस इज द 4 बेनिफिट ऑफ द WTO। सो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में आप थर्ड ये जो पार्ट है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इसमें आपको 5 मार्क के क्वेश्चन मिलते हैं। ये थर्ड पार्ट है जिसमें हमने प्राइवेटाइजेशन देखा, प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन देखी, मतलब 100% ओनरशिप ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर। देन हमने डिसइन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन देखा कि पार्शियल ओनरशिप ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर। देन हमने देखा था कि नवरत्न पॉलिसी जिसमें ONGC, BPCL, HPCL, ONGC, सेल, IOCL, भेल, NTPC, VSNL, ये 9 नाम है जो खासकर नवरत्न पॉलिसी से, और महारत्न पॉलिसी में सेल, गेल, भेल इसको डाल दिया गया। ग्लोबलाइजेशन की हमने डेफिनेशन देखी थी, यूर इकोनॉमी टू कनेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, जो बहुत मायने रखती थी। देन हमने देखा था आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन, और इंडिया एक बेहतरीन आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बना है। उसके 4 रीजन है, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड टेक्निक, फेयर इंटरनेशनल वर्दीनेस एंड क्रेडिटेबिलिटी, finished goods taking market, stable and secure environment of the political situation, and abundant available of raw material, ये destination बना है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने से इंडिया में क्या बेनिफिट हुए। एक तो हमारी वर्ल्ड मार्केट खुल गई, दूसरा हमने देखा था कि इंडियन एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर जो हमें रियायत देनी थी वो बरकरार रही, और इससे हम बाहर के देशों में कंपटीशन कर सके, और इंडिया को पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। सो दिस इज द ओवरऑल थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। आप उसको अच्छे से लर्न करें, समझें, और उसकी जो एक्सरसाइज दी उसको आपको समझ लें। तब तक के लिए आप इसको पढ़ लें, लर्न करें।